बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि हम सिर्फ नारों और बयानात तक नहीं, तब्दीली के खसूसी मनसूबे भी बना चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। तो दूसरी जानिब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा PTI असद कैसर साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब डील के बगैर कोई काम नहीं करते। इस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधली वाला इलेक्शन होगा। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने मुखालफिन को जवाब दिया और कहा कि एक शख्स ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया जबकि दूसरा पाकिस्तान को ठीक करने आया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। क्या कहेंगे, मुकदमा कितना अहम है? देखना है कि ये वो फैसला है ना जो जाते जाते उमरता बंदयाल साहब जो नैब की जो तरामीम पार्लियामेंट ने की थी उनको वो उड़ा गए थे। अब देखना ये है कि ये जो अब बेंच बनेगा क्या ये उन नैब तरामीम को होने देगा, सारी तरामीम को, जिनके बारे में PTI का कहना यह है कि इन लोगों ने अपने खुद मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए तरामीम करवाई, या ये है कि उनमें से कुछ तरामीम रहती हैं या सारी ख़त्म हो जाती हैं, क्या है। तो ये इंटर कोर्ट अपील इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। और फिर नैब के पास क्या इख्तियारात रह जाएंगे, नैब क्या करेगा, बैठ के ये सवाल उठेंगे। नैब के तो हवाले से बेशुमार सवाल आता है, लेकिन इस मरहले पे ये बहुत अहम है कि इसके ऊपर अदालत क्या फ़ैसला करती है। इंटर कोर्ट अपील है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये और तो मुल्क की सियासत में आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज जलसा हुआ, तो उसमें अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने उसमें खिताब किया, लेकिन अभी तक पत्ते वाज़े नहीं हैं कि इंतखाबात से पहले जो है ये कौन किस तरफ होगा, किसके साथ होगा, किस तरह से ये बसात सजेगी, क्या होगा। तो अभी ये फ्लूइड है, बावजूद इसके कि तारीख सामने आ गई है और बहुत सारे मामला तय होते नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक धुंध सी है अभी इंतखाबात से पहले कि किस तरह से मामलात आगे जाएंगे। ख़ासतौर पे 2/3 मेजॉरिटी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लेनी है, तो उस हवाले से वो कैसे आगे पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल से नवंबर में जो फैसले होने हैं अदालतों में और बाकी मामलात में, तो उसके ऊपर फिर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन उससे बढ़ के उससे खित्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा और कई मुल्कों में क्या होगा, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान में, कई मुल्कों में क्या होगा। और कल देखें 24 घंटों में देखते हैं कि क्या हुआ। पहले तो ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, अच्छा ये मैं सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कह रहा, सिक्योरिटी काउंसिल में तो ये ना कि 5 मुस्तकिल अरकान हैं और बाकी जो हैं वो रोटेशन पे आते हैं और चले जाते हैं ममालिक, और उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जनरल असम्बली की, जिसमें 193 मुल्क हैं। तो 193 मुल्कों में, क्योंकि इससे पहले ये हुआ है कि पिछले एक हफ्ते में 2 करारदादें आपस में टकराई हैं। एक तो जो पहले रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से वीटो हुई, उधर की करारदाद, फिर जो रशिया की करारदाद थी उसमें ये सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही थी। सिक्योरिटी काउंसिल से मुराद ये है कि वो वहाँ हो रही थी जहाँ पर वीटो किया जा सकता है। सही, ठीक है। ये जो करारदाद थी ये जनरल असेंबली यानी 193 मुल्कों ने इसमें वोट डाला। सही। और इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इसको हम देखें, इसकी जो स्लाइड्स और इसके जो नंबर चल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 193, अच्छा ये लेकिन नॉन बाइंडिंग करारदाद है, यानी इस करारदाद ये नॉन बाइंडिंग इसलिए है कि जनरल असम्बली की करारदाद जो है वो उस पर अमल दरामद करना, मतलब एक तरह से दुनिया का माहौल पता चला है कि दुनिया कहाँ खड़ी है। सही, ठीक है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि 120 नॉन बाइंडिंग करारदाद थी, ये ध्यान में रखें। 120 ने इसके हक में वोट डाला कि ये ट्रस्ट, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट या सीज फायर, क्योंकि उस पर सीज फायर और उसके ऊपर एक मामला चल रहा था बड़े दिनों से, तो ये जो है ये 120 ने हमायत में वोट डाला, 14 ने इसके खिलाफ, सिर्फ 14 ने, अच्छा 14 ने जो खिलाफ वोट डाला उसमें से 4 तो मुल्क हैं, ये जो यहाँ पे फिजी आइलैंड और ये जो बहरुल काहिल में ममालिक हैं वो हैं,
और 45 एब्सटेन कर गए। इवन बरतानिया भी एब्सटेन कर गया गालिबन, और मेरा ख्याल है इसमें जो है वो भारत भी एब्सटेन कर गया, ना इधर है ना उधर है। अच्छा जी, और ऑस्ट्रेलिया भी एब्सटेन कर गया। तो ये जो है, अच्छा वहाँ पर अब जनाब मसाइल खड़े हो रहे हैं कि भाई आप एब्सटेन क्यों कर गए और आपने इसके हक में वोट क्यों नहीं डाला। ऑस्ट्रेलिया एब्सटेन कर गया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के मुल्कों ने इसकी हमायत में वोट डाले बड़ी तादाद में, जिनमें स्विट्ज़रलैंड, जिसमें और बहुत सारे ममालिक अगर हम देखें तो हमें स्पेन भी नज़र आ रहा है, हमें और बहुत सारे मुल्क नज़र आ रहे हैं। तो ये 120 मुल्कों ने हमायत, बाकी एब्सटेन, और इसराइल और अमेरिका और ये कुछ EU के ममालिक और कुछ जो हैं वो ये जो बहरुल-काहिल में जज़ायर हैं, ये कुल मिला मिलू के 14 मुल्क ऐसे जो खिलाफ गए, 120 इधर, बाकी गायब हो गए। अच्छा, उसके अब ये बहुत एक राय आमा का अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया में राय आमा कहाँ पे है, कहाँ खड़ी है इस वक्त। जब ये करारदाद मंजूर हो गई तो उसके फ़ौरन बाद ये हुआ कि इसराइल ने कहा कि हम इस करारदाद को नहीं मानते। अब ये एक ऐसा लम्हा था जो जहाँ पे नेतन्याहू को फैसला करना है और इसराइल को कि मतलब हम आलमी हमायत भी खो गए हैं सारी। अच्छा, ये जो करारदाद है ये पेश किसने की? ये बड़ी आम बात है। ये किसने पेश की? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ये 22 अरब ममालिक ने पेश की। सही, ठीक है। ये 22 अरब ममालिक की पेश करदा करारदाद थी जिसमें यह था कि इसको जंगबंदी की जाए और फ़लस्तीनियों को। अच्छा, इसमें अब भारत की तरफ से ये वजाहत हुई, भारत में काफ़ी इस पर एहतजाज हो रहा है कि आप एब्सटेन क्यों कर गए और आपने साथ क्यों नहीं दिया फ़लस्तीनियों को। वही कह रहे हैं कि जी इसमें चूँकि हमास का जिक्र नहीं था, और हमास का जिक्र उसमें नहीं था। उसमें यह था कि जो यरगमाली हैं उनको रिहा कर दिया जाए। हमास का जिक्र अरब ममालिक ने किया ही नहीं। अब यहाँ से एक नई बात सामने आ रही है कि अरब ममालिक की उस करारदाद में हमास की मज़म्मत नहीं थी, जिस बुनियाद पे जो है वो भारत कह रहा है कि हमने इसमें इसको एब्सटेन किया, और इसराइल और अमेरिका तो ज़ाहिर उन्होंने ख़िलाफ़ वोट डाला। लेकिन ये अब बड़ी एक दिलचस्प बात हो उसके बाद ये हुई कि उन्होंने ये इसराइल के लिए एक पूरी रायमा जो है वो एक दूसरी तरफ जाती नज़र आई, और उसके बाद जो है वो इसराइल ने ज़मीनी हमला, फ़ज़ाई हमला और समंदरी भी गालिबन वो कह रहे हैं वो कर दिया। और इस दौरान जो दो वहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे मैंने ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि 2G सिर्फ अवेलेबल है गज़ा के अंदर। ये 2G अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे जो CIA की कंट्री रिपोर्ट है उसको मैं कोट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 8वीं स्लाइड है मैं उसे कोट कर रहा हूँ कि गज़ा में उन्होंने सिर्फ 2G गज़ा की जो 8th स्लाइड है, गज़ा की जो कम्युनिकेशन है गज़ा की, ये CIA की फैक्ट बुक है। ठीक है। वो ये कहते हैं कि इसराइल विच कंट्रोल्स पैलेस्टीनियन फ्रीक्वेंसीज एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स मोबाइल इंटरनेट स्पीड इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज टू लेवल्स दैट आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन इसराइल एंड जूइश वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स। इवन आबादकारों से भी देखें, वर्ल्ड बैंक ने इसराइल से कहा था ये इस CIA की असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक कि जी पैलेस्टीनियन सेलुलर कंपनीज को थोड़ा सा बढ़ाने दो वहाँ पे, लेकिन इसराइल इज रोलिंग ऑफ 5th जनरेशन। वहाँ पे 5G हो रहा है इसराइल में अपने सिटीजन्स के लिए। ये CIA की रिपोर्ट, CIA कंट्री रिपोर्ट जो होती है। इसराइल जो है वो 5th जनरेशन FG अपने सिटीजन्स के लिए, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर 3G और गजा में 2G। मैं बहुत दिनों से ही बात कर रहा हूँ कि ये 2G, तो ये रेफरेंस है जो मैं बात कर रहा हूँ। 2G ने 5G की को पकड़ के फेंटी मारी है। ठीक है, और ये 5G भी नहीं बल्कि 6G पे जा रहा है इसराइल। अच्छा, इसराइली मोबाइल ऑपरेटर्स डोंट ऑफिशियली सर्व पैलेस्टीनियन एरियाज बट मैनी पैलेस्टीनियन, वो जो फ़लस्तीनी है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं सिम्स वगैरह लाके कि किसी तरह इसको हम 4G तक
जाएं, लेकिन ये कि वो फिर ब्लॉक हो जाते हैं। उन इलाकों में जो है वो सिर्फ 2G की फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये चढ़ाई कर दी रात को, इन्होंने ये बंद किया। सबसे पहले तो ये उनका इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन बंद किया, सारी सर्विसेज बंद की, मोबाइल जो भी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन, और फिर टैंक अंदर दाखिल हो गए। और उसके बाद उनकी अभी तक अंधेरे में ग़ज़ा डूबा हुआ है और वहाँ पे लड़ाई जारी है, जंग जारी है। इसी दौरान इलॉन मस्क आ गए और इलॉन मस्क ने आके कहा, ये बयान दिया रात को कि मैं अपना स्टार लिंक ग़ज़ा के लिए ऑन कर रहा हूँ। ये जो स्टार लिंक की फैसिलिटी जो उसने यूक्रेन में ऑन की है, स्टार लिंक की फैसिलिटी, उसने कहा कि मैं ग़ज़ा के लोगों के लिए ऑन कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही फिर थोड़ा सा इस तरह से बात की कि ये उन लोगों को, वो जो वहाँ पे इमदाद वगैरह लेके जा रहे हैं, और उनके लिए मैं यहाँ पे ऑन करने लगा हूँ ये फैसिलिटी। अच्छा, अब ये बड़ी एक, मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी तकसीम, और मगरिब में तकसीम है। आप इलॉन मस्क की जो बात कर रहे हैं तो पूरे मगरिब की बात कर रहे हैं ना, इसमें हम बात तो कर नहीं रहे कि ये सिर्फ किसी एक शख्सियत की बात है। तो इलॉन मस्क ने कहा कि मैं जो है यहाँ पे ऑन करने लगा हूँ, यहाँ इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ तमाम जितने भी लोग हैं जो ख़ास तौर पे इमदाद वगैरह लेके जा रहे हैं और ये सारा कर रहे हैं, तो हम इनको जो है ये एग्जैक्टली हम इनके लिए स्टारलिंक की यानी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे। इस पर बड़ा शदीद गम गुस्सा आया, जो कि आना ही था, ठीक है। और लेकिन फिर उसके बाद जो है वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को हम कोट कर देते हैं, 20th स्लाइड। इलॉन मस्क सेज कि स्पेस एक्स विल सपोर्ट स्टारलिंक इन गज़ा फॉर इंटरनेशनल एड ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये रात को हो गया। उसके बाद जनाब ये अब सूरत हाल इस तरह से बनी कि 22 अरब ममालिक की करारदाद, और ये 22 अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक इस वक्त संजीदा हैं, और उनकी संजीदगी की मैं आपको अभी वजह बताता हूँ कि ये मसला ख़राब हो रहा है, ख़राब हो गया और ये जंग बढ़ जाएगी अब, और मामलात बढ़ जाएगी, लंबी होगी, खिंचेगी, तनाव होगा, क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक आप समझें कि मामलात हाथ से निकल गए। अच्छा, हाथ से निकल गए हैं, उसकी वजह क्या? एक तो ये 22 अरब ममालिक की तरफ से करारदाद पेश हुई। दूसरी बात ये कि वज़राए ख़ारजा सारे वहाँ पे मौजूद थे। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। चाहे वो लेवरोव हों, चाहे वो वांगी हों, चाहे वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे ये सारे वज़राए ख़ारजा वहाँ पे मौजूद थे जब ये करारदाद पेश हुई, और वो एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि जब ये इसको कोई 12 घंटों से ज़्यादा वक्त ही, कल रात को हुआ, तो 24 घंटे होने वाले हैं, कल लेट नाइट स्टार्ट हुआ था। तो इस दौरान जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई 150 जगहों पे हमने निशाना बनाया है, 150 से 200 जगहों को हमने हिट किया है, और टैंक वगैरह लेके वो अंदर चले गए हैं। अब टैंक उनके अंदर चले गए हैं, ट्रूप्स उनके अंदर चली गई हैं, किसी जगह पर अभी तक दूबदू लड़ाई नहीं हुई गज़ा में। वो शुमाली गज़ा में ज़्यादा एंटर हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल जो है गज़ा में, गज़ा शहर में, जो कि सेंट्रल गज़ा है, वो कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल के नीचे जो है वो सुरंगें जो हैं मेट्रो, वो वहाँ से चलती हैं। इस दौरान तमाम बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। ये देखें, ये बात मैंने पहले कही थी, हम ये कोई ऐसी बात नहीं जो लोग भी जंगों को या समझते हैं। ये जब इमारतें गिरती हैं ना, और ये जब दुनिया की कोई भी फ़ौज, चाहे वो अमेरिका की फ़ौज हो, चाहे वो रशियन आर्मी हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे ईरान या किसी अरब मुल्क या किसी मगरबी मुल्क की हो, वो कभी भी फ़ौजों की जो ट्रेनिंग है वो अर्बन वॉरफेयर के लिए या शहरों के लिए नहीं होती। शहरों का जो अमन व अमान होता है वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है,
और फौजें जो हैं वो ट्रेन होती हैं सरहदों के लिए। जो शहरों का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें अगर बहुत हालात ख़राब हुए किसी मुल्क में तो ये होता है कि पैरामिलिट्री ट्रूप्स को या मार्शल लॉ लग जाए, ऐसे कोई हालात पैदा हो जाए। अदरवाइज ये होता है कि पुलिस जो है वो या पैरामिलिट्री ट्रूप्स वो आके कंट्रोल करते हैं शहर के लॉ एंड ऑर्डर को। लेकिन जंगे नहीं, जंग में तो ये मोगदिशो में क्या हुआ था, मोगदिशो ये जो ब्लैक हॉक डाउन था तो अमेरिकन ट्रूप्स उतर गई थी ना, शहर में अमेरिकन ट्रूप्स उतरी थी, हेलीकॉप्टर गिर गए थे। अच्छा वहां पर क्या था, अगर किसी ने वो मूवी देखी है ब्लैक हॉक डाउन तो मोगदिशो की उस फिल्म देख के आपको अंदाज़ा होता है कि उसमें जो स्नाइपर्स हैं या जो शहर में मौजूद लोग हैं जो कि लड़ रहे हैं अमेरिकन से, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो तबाह इमारत और मलबा कर रहा है, वो उनकी डिफेंसिव लाइन है। अगर वो इमारतें अपनी जगह पे होती और मलबा ना गिरा होता तो शायद ये इस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर ही ना होती कि वो हेलीकॉप्टर गिरते नीचे। अच्छा ये 93 है, फिर 94 में ग्रोजनी की वॉर देख लें, ठीक है ना, वहाँ पर भी आपको ये नज़र आता है। फिर 2008 में ये फलूजा में और ये जो सदर सिटी में हुआ, ठीक है, फंस गए थे अमेरिकन चारों तरफ से, वो वहीं से पता चला वो बंदे टांग दिए थे, अमेरिकन ट्रूप्स को पकड़ के उन्होंने टांग दिया था जो मद्दे मुकाबिल फोर्सेस थी। बाद में वहीं से पता चला कि ओह ये तो कोई ब्लैक वाटर के लोग, उन्होंने कहा हमारे ट्रूप, ब्लैक वाटर का नाम सबसे पहले सामने आया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जब जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, अर्बन वॉरफेयर, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। और इसमें ये वो बात है जो अमेरिकन बार बार कह रहे थे कि ये वो गलती मत करना जो हमने इराक में या शाम में की है आके, तो ये या अफगानिस्तान में इवन की है, इवन अफगानिस्तान में की है, तो यहां मत फंसना। तो अब वो गए, अंदर गए और साथ ही इन्होंने कहा कि जमीन लरज, हम जमीन को लरजाने जा रहे हैं। इसराइल के जो फौज के IDF के जो तर्जुमान हैं, हमास ने आगे से कहा कि गजा की सरजमीन तमाम फौज को निगलने के लिए तैयार है। मतलब उनका जवाब आगे से ये था, ये जवाब नहीं था कि मतलब मत आओ या मदद करे कोई हमारी, नहीं, उन्होंने कहा कि आओ, गजा की सरजमीन तुम्हें हजम करने के लिए, निगलने के लिए तैयार है। अब ये टैंक्स अंदर दाखिल हो गए, टैंक्स और आर्टिलरी, और ये अभी तक कहीं दूबदू लड़ाई की खबर नहीं है और अंधेरा है और ये ऊपर से भी बॉम्बिंग हो रही है और क्या है खुदा जाने। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा आओ। अच्छा इसी दौरान जो है वो सीरिया में, जहाँ पर कल हमने बात की थी कि अमेरिकन ने स्ट्राइक की है सीरिया में और इराक में, दो जगहों पे अमेरिकन बेसिस, ये जो दो उनके ये अमेरिकन प्रेजेंस है अभी, तो दो जगहों पे वहाँ पे नामालूम मिसाइलों ने हिट किया। सही, ठीक है, और ये जो हैं ये मिसाइल अमेरिकन बेसिस के बिल्कुल पास जाके गिरे। और ये मैं यहाँ पे अलमदाइन को भी 40वीं और महर न्यूज़ एजेंसी, इन दोनों को कोट कर रहा हूँ कि सेवरल ड्रोन्स रिपोर्टली हिट US बेस इन सीरिया। लेकिन अलमदाइन वाले कह रहे हैं कि सीरिया और इराक दोनों जगहों पे अमेरिकन बेसिस को, वो जो जहाँ उन्होंने हिट किया था, इन्होंने अमेरिकन बेसिस को हिट किया। और उसके साथ ही जो पासदाराने इनकलाब हैं उनके कमांडर ने ये कहा है कि तमाम जो बेसिस हैं, ये मैं फिर 33rd स्लाइड, महर न्यूज़ एजेंसी जो कि उनकी तकरीबन सरकारी एजेंसी है ईरान की, वो कह रहे हैं कि पासदारान जो हैं 33rd मॉनिटरिंग ऑल US बेसिस एंड फाइट इन द रीजन, स्पोक्स पर्सन पासदारान इनकलाब। अच्छा, तो ये जो कल यहाँ पे मिसाइल गए थे उसका जवाब इधर से आ गया। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट ये है कि ज़रा सिर्फ यहाँ से आप रिकैप करें, वापस जाएं कि ये 7 अक्टूबर से पहले क्या हुआ था और 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका ने कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, यानी हम अपनी फौज को यहाँ पे
नहीं भेजेंगे और ये फ़ौज हमारी जो है ये बस दूर से ही जो है वो जायज़ा लेगी, यानी मशवरे वगैरह देगी और सारी। लेकिन एक बात अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पे फरामोश कर गए, बात करने में गलती कर गए। उन्होंने कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड हम यहाँ पे नहीं लाएंगे, हमारी फ़ौज यहाँ पे नहीं आएगी और हम सिर्फ मुशावरत के लिए गए हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए 36वीं स्लाइड वॉइस ऑफ अमेरिका सितंबर 2017 की, 19 सितंबर 2017 की 36 स्लाइड। इसराइल एंड यूएस ओपन फर्स्ट अमेरिकन मिलिट्री बेस इन इसराइल। इसराइल में बेस मौजूद है अमेरिका की, मैं नहीं कह रहा, एसोसिएटेड प्रेस वॉइस ऑफ अमेरिका, अभी गूगल करें आपको मिल जाएगी। अमेरिकन बेस मौजूद है, ठीक है। और ये अमेरिकन बेस जो है ये बिल्कुल मौजूद है उस जगह पे जो कि डेजर्ट का, निगाव डेजर्ट का जो इलाका है, यानी गजा सॉरी जो इसराइल का जो सहरा का वो इलाका जो कि सहराए सीना से फिर मिलता है, यानी जनूब का इलाका। तो ये अमेरिकन बेस जो है ये तो मौजूद है वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक। अच्छा, 36वीं स्लाइड हमने दिखाई है, अब हम दिखाते हैं 37वीं स्लाइड 37th टाइम्स ऑफ इसराइल 18 सितंबर 2017। वो 19 सितंबर के एक दिन पहले, इन फर्स्ट यूएस एस्टैब्लिशेस परमानेंट मिलिट्री बेस इन इसराइल। ये डिलीट क्यों नहीं कर देते इंटरनेट से, ये बड़ा मसला है ना। अमेरिकन बेस तो पहले से मौजूद है, भाई आप मशवरा देने क्या गए हैं, वहां कितने फौजी हैं, क्या करते हैं। इन्होंने तो इफ्तिताह किया था वहां पे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यू एयर डिफेंस फैसिलिटी मौजूद है। तो ये मतलब बात तो कम से कम सही करें ना, हमारे लिए मसाइल ना खड़े करें। फिर उसके बाद 2016 में अमेरिका ने जब ये बात खुली तो उन्होंने डिनाई किया था कि टाइम्स ऑफ इसराइल ये 38 स्लाइड, उन्होंने डिनाई किया था कि वो सीक्रेट मिसाइल डिफेंस बेस इसराइल में बना रहे हैं। ये लेकिन 2016 में किया था, 17 में लेकिन फिर इनॉग्रेट कर दिया। 17 में उन्होंने कहा था कि मिलिट्री उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बेसिस पे हमारा, लेकिन हम कोई कोवर्ट कैंप नहीं बना रहे। लेकिन अब दोबारा देखें 36 स्लाइड और 37 स्लाइड, एक दफ़ा दोबारा देख लें तो अब आपको पता चलेगा, एक दफ़ा हम रिपीट कर लें कि मिलिट्री बेस मौजूद है इसराइल में, ठीक है, और 37 और ये टाइम्स ऑफ इसराइल कह चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो इंटरसेप्ट है, आज इंटरसेप्ट जो जरीदा है या जो भी, उन्होंने कहा है कि क्वाइटली एक्सपेंड कर रहे 34th, उन्होंने कहा कि सीक्रेट मिलिट्री बेस को कोई कई महीनों से ये मजीद उस पर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं मिलिट्री बेस को इसराइल में। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स शो किए उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ये अटैक से ये 20 मील दूर गजा से नेगिव डेजर्ट में ये फैसिलिटी बन रही है। इसका नाम है साइट 512, कोड नेम 512, साइट 512, ये इसका कोड नेम है। और वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मसला ये कि उस दिन ये भी सो रहे थे बैठे हुए, ये भी सो रहे थे, इनका भी ध्यान लगा हुआ था ईरान पे, तो उधर से हमला हो गया। यानी ये एक और खौफनाक खबर है कि एक तो इसराइल को नहीं पता चला, एक अमेरिका को भी नहीं पता चला कि हमास आ रही है। यानी ये तो एक बहुत ही खौफनाक मामला है कि अमेरिकन बेस भी मौजूद थी, इसराइल भी मौजूद था और उनको भी नहीं पता चला, अमेरिकन को भी। और वो साथ जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, ये जो 35वें, ये है कॉन्ट्रैक्ट 2 अगस्त 2023 का। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है AA सर्विसेज और हेंडरसन केंटकी, इसको ये पता नहीं क्या है, ये 105000000 पता नहीं कितना है पैसा, ये फर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर, ये रिहेबिलिटेशन, रोडवेज बिड्स आर वाया इंटरनेट, फलाना वर्क लोकेशंस, फंडिंग विल बी डिटरमिन ईच ऑर्डर के साथ। वो कह रहे हैं ये जो है, ये जो ठेका दिया है इस कंपनी को, ये कंपनी का जो ठेका है ये गया है वो कोड साइट नंबर 512 भी एक्सपेंड हो रही थी। ये आज की इंटरसेप्ट की स्टोरी है जो मैं पहले अभी आपको दिखाई ना, जो 34th स्टोरी है। वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेंड हो रही थी, यानी वो बेस जो बनी थी उस वक्त
उस वक्त जो बनी थी वो जो बेस, उसको एक्सपेंड करने के लिए बकौल इंटरसेप्ट, कोट करो, इंटरसेप्ट ने ये डॉक्यूमेंट साथ लगाया और उन्होंने क्लेम किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि 1 मिनट, ये अमेरिका कैसे कह रहा है कि हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है इनके, तो 2016-17 से, अच्छा गूगल करें आप तो मिल जाता है आपको कि वाकई तो मौजूद है, ये तो बेस मौजूद थी, तो अमेरिकन क्या कर रहे थे। यानी ये अब देखें, ये मसला है ख़राब। अभी तो ना आयरन डोम हो गया, फलां हो गया, साइबर सिक्योरिटी कैसे हुई, फंडिंग कैसे हो रही थी, ट्रेनिंग कैसे हुई, पता नहीं चला, इतने सारे फौजियों को उठा के सिविलियंस को ले गए, इसराइल सो रहा था, नेतन्याहू। ये इस खबर के बारे में जो इंटरसेप्ट के जराए हैं मीडिया के, वो कह रहे हैं कि खबर इसराइल ने दी है कि दुनिया को बताओ कि हमने सिर्फ, हमारी ऐसी तैसी नहीं हुई इंटेलिजेंस की, अमेरिकन का कैंप भी मौजूद था, वो भी मौजूद थे, उनकी भी बेस मौजूद थी इसराइल में, और उनको भी नहीं पता चला कि उनके लोग अगवा होकर वो अंदर पड़े हुए हैं 500 या 400 या कितने खुदा जाने, तो ये उनको भी नहीं पता चला, और वो अपने बेरी बेड़े। अब ये एक नया गुफअप है कि क्या अमेरिकन की बेस भी मौजूद थी और क्या अमेरिकन को भी नहीं पता था, और क्या उनकी भी अचानक आंख खुली कि भाई ये क्या हो गया। अच्छा, इसी दौरान जो है, थोड़ा सा वक्फा अगर मिल जाए, या हम ब्रेक ले लेते हैं, अभी 2-4 मिनट में बात करूँ इस पर। अरब ममालिक जो हैं, देखें ये अरब ममालिक ने जो बात की है, अरब ममालिक की संजीदगी, इसके दूर असरात होंगे। इंगेज हो गया है ना, मतलब देखें चाइना के जो वाइट हाउस का एलामिया आया है, बड़ा ज़बरदस्त एलामिया है वाइट हाउस का, और वो एलामिया जो है वो ये है कि जो चाइना के जो 28 स्लाइड है, चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वांग की, उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट बाइडन से। मैंने कहा था वो 26 से 28 तक दौरा करेंगे और बाइडन से हो सकता है मुलाकात हो जाए, वो बाइडन से मुलाकात हो गई उनकी, और मुलाकात हुई है, और उनकी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन से। ये दौरा उनका ख़त्म हो रहा है, 28 तक दौरा था तो ख़त्म हो गया, आज उनकी वापसी हो जाएगी किसी वक्त भी, तो कल वो वापस होंगे चाइना में। लेकिन उनकी जो मुलाकात हुई है, तो प्रेसिडेंट बाइडन से उनकी मुलाकात के बाद जो है वो, एक तो ये तय हो गया है तकरीबन कि जो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो दौरा करेंगे अगले महीने या नवंबर में, वो दौरा करेंगे सैन फ्रांसिस्को में जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का इजलास हो रहा है, उसमें वो शायद प्रीमियर खुद आएँ, यानी चाइना के। और इसमें ग्लोबल टाइम्स ने भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वांग यी जो है मीट जो बाइडन, कॉल्स फॉर जॉइंट एफर्ट फॉर पोटेंशियल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, अब यहाँ ज़रा सूरत हाल देखें। अमेरिका असल ग्लोबल लेवल पे इशू क्या है? चाइना, अमेरिका, ये है ना, बाकी दरमियान में महाज है। उधर रशिया ने इंगेज कर लिया है यूक्रेन को, और रशिया ने साथ ही हमास को अपने पास बुलाया हुआ है, ईरान को बुलाया हुआ है, सेंट्रल एशिया संभाला हुआ है। ये तो इधर जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को चाइना ने और रशिया ने इंगेज कर लिया है, और आलमी राय आमा भी बना ली है कि अमेरिका अब वो भूल गया कि चीन भी हमारा असल मसला फड्डा चीन से पड़ा हुआ था। एक इंगेजमेंट इधर हो गई है, एक इंगेजमेंट इधर हो गई है, और ये लंबी इंगेजमेंट है। इसमें हमास के लोगों ने अभी तक हिजबुल्लाह को कॉल नहीं दी। सही हो गया। और हमास के लोग, असल में उनकी तरफ से बयान तो आया है कि हमने बहुत सारे लोग मारे, अभी तक खामोशी है। वो उनका कहना ये है, देखें ये ट्रेन हुए अर्बन वॉरफेयर के लिए, ये ट्रेन नहीं, फौज ट्रेन नहीं होती ना, फौज नहीं ट्रेन होती अर्बन वॉरफेयर के लिए, ये टेररिज्म और बाकी हवालों से तो हुई है ट्रेन, लेकिन शहरों में जाके लड़ना मलबे के पीछे, उनकी जिंदगियां इसी के लिए बनी है कि ये हमारे इलाकों में घुसेंगे जिस दिन तो हम इनसे लड़ेंगे। वहां खामोशी छाई हुई है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर पत्थर फेंका, जैसे होता है ना फिल्मों में, उधर गया कोई औरत बैठी है वो बॉम्बिंग हो गई, कोई गई। इशू ये है कि ये अब इसको ये किस तरफ जा रहा है मामला आगे, इसमें बाकी मुल्क क्या करेंगे, इजिप्ट। अच्छा, आज आप तरफ लें, उसके बाद बात करते हैं कि ये मामला क्यों, किस बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जंग बढ़ने जा रही है?
ये जंग बढ़ गई है, लेकिन ज़मीनी हमला तो शुरू हो गया। इसमें एक जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वो ये है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है ना, 120 मुल्कों का इसके हक़ में वोट डालना और बाकी 45 का या 40 का गायब हो जाना जी, और सिर्फ 14 का इससे इख्तलाफ करना, यानी अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा होना। पहली बात तो ये कि इंडिया में इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म है, ऑस्ट्रेलिया में, जो मुल्क ऐसे हैं कि जो जहाँ पे, लेकिन इंडिया भारत के हवाले से एक तवज्जो तलब मामला है उनका। एक तो कतर के साथ उनका जो भी मामला हुआ, ये स्पाइस पकड़े गए और ये सारा। अरब न्यूज़ सऊदी अरब का मौक़र तरीन रोज़नामा है, अखबार है, सऊदी गज़ट भी है, शर्क़ुल औसत भी है, लेकिन अरब न्यूज़ इज़ अरब न्यूज़। अरब न्यूज़ ने आज एक बड़ा मजमून शाये किया है और उन्होंने कहा है कि क्या क्रैकडाउन जो हो रहा है इंडिया में, प्रोटेस्ट फ़लस्तीन के हक़ में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इज़ देयर अ चेंज इन इंडियाज़ पॉलिसीज़ टुवर्ड फ़लस्तीन? महात्मा गांधी ने तो यहूदी रियासत की मुखालफत की थी। ये सऊदी अरेबिया, ये अरब न्यूज़ है, ठीक है, और ये कोई ऑपेड पेज नहीं है, ये मैं ऑपेड पेज की बात नहीं कर रहा, ये मैं मेन उनकी स्टोरी है। और वो ये कह रहे हैं कि जी इजराइल एनवॉय इन दिल्ली एडमिट्स कि ही इज पुशिंग इंडिया टू डिक्लेयर हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब अच्छा आगे देखें, ये अरब न्यूज़ क्या लिख रहा है। सऊदी अरेबिया है, सही। वो कहते हैं भाई कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने 1938 में उन्होंने कहा था कि पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब्स इन द सेम सेंस जैसे इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश का है और फ्रांस जो है वो फ्रेंच का है। और जिस तरह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इवन देयर वाज ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम ज्यूइश कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन हिम टू इशू अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ ज्यूइश इमिग्रेंट्स एंड देयर एजेंडा इन पैलेस्टीन। ये अरब न्यूज़ लिख रहा है। द स्टांस ऑफ अदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स वो भी मुख्तलिफ नहीं था, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उन्होंने भी यही बात की थी फ़लस्तीन के हक़ में, फिर उसके बाद वो नीचे कहते हैं कि नेहरू ने बात की, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने बात की, फिर उसके बाद बाकी लोगों ने बात की। लेकिन ये जो मामला है ये कहीं जाके 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तो ये तब्दील हुई है पॉलिसी। और ये कैसी पॉलिसी तब्दील हुई है कि वो इंसानियत की बात भी नहीं कर रहे और इसराइल के और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 रियासतें और ये सारा जो उनका स्टेचर था। अब ये अरब न्यूज़ है। देखें, मैं ये बात हमारा काम है एक बात करना है, ये अल जज़ीरा नहीं है, सही, ये अरब न्यूज़ है, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि क्या फ़लस्तीन के बारे में इंडिया ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, 2 स्टेट सोल्यूशन, वो जो मान नहीं रहे थे। यहाँ से आपको ज़रा सऊदी अरब का भी मिजाज का आइडिया होता है। अरब ये इब्राहिम अकॉर्ड तो गए ना खू खाते, फिलहाल उसको तो एक तरफ फेंक दें, वो किधर गए, वो तो जब निकलेंगे तब निकलेंगे। अभी तो मसला ये है कि ये यूक्रेन जंग के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और जो नए ब्लॉक्स बने दुनिया में, आपको अपने अवाम के साथ जाना है। बहुत बड़ा मुजाहरा, हज़ारों की तादाद में लोग जो ग्रैंड टर्मिनल स्टेशन है मैनहट्टन का, न्यूयॉर्क का, वहाँ पे निकले और उन्होंने 12वीं स्लाइड, वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने कई घंटे तक वहाँ पर इतना बड़ा मुजाहरा किया फ़लस्तीन के, अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक है। उन्होंने, और ये इसको कॉल किसने किया था, ये ज्यूइश पीस काउंसिल, ये ज्यूज थे, उन्होंने कॉल किया। ये पूरे ग्रैंड स्टेशन को घेर के बैठे हुए थे, 200 गिरफ्तारियां हुई हैं कम से कम। ये लोग दाखिल हो गए अंदर कि ये जंग बंद करो, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए कि गजा के हम साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं, कत्ल यहाँ बंद करो। कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। उसके बाद उससे भी बड़ा मुजाहरा बरतानिया में हुआ है। मैं नहीं कह रहा, बीबीसी कह रहा है। सही। अच्छा, अब इशू ये है कि जो बीबीसी की खबर है, अगर आप आज जो मुजाहरे शुरू हो गए हैं पूरी दुनिया में, ये बीबीसी ने कोट किया है कि लंदन के मुजाहरे को, तो उन्होंने कहा है कि गार्डियन ने भी कहा है, बीबीसी ने भी कहा है कि ये बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट इन लंदन सीज थाउजेंड्स कॉल फॉर बॉम्बिंग टू स्टॉप। अच्छा, और बहुत सारी अखबारों में, तकरीबन बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन एक जो सबसे मेरे ख्याल से कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल द मुजाहरात, वो अगर कहीं हुआ है तो वो तुर्की में हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। सही। तुर्की के
जदीद तुर्की के क़याम के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं कल। कमाल अतातुर्क ने 29 अक्टूबर 1923 को जदीद तुर्की की बुनियाद रखी थी। उन्होंने इनकार कर दिया था वो मुआहदे जो हुए थे, और वो लड़े थे, और वो तुर्की के कमाल अतातुर्क। तो तुर्की में एक बड़ा नाम इंसानी तारीख, तो तुर्की में 100 साल आज़ादी के हो गए हैं, उनको आज़ादी लिए, यानी एक तरह से उन्होंने जदीद तुर्की के जो बानी हैं। सही। और वो जो मुजाहरा हुआ है, बहुत बड़ा मुजाहरा, उससे खिताब किया है तैयब उर्दगन ने। और वो पूरे मुजाहरे में तैयब उर्दगन जो है वो जनाब, उन्होंने ये फ़लस्तीन का जो उनका मफलर, जो उनका निशान है वो, और पीछे मस्जिद अक्सा, और फ़लस्तीन के साथ उसमें जनाब झंडे, और उन्होंने मुकम्मल तौर पे ये कहा है कि एक तो ये कि हमास को हम तस्लीम करते हैं, हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, हमास मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं, तुर्की हर तरह, मतलब वो मुकम्मल तौर पे एक पोजीशन तुर्की जो है वो ले गए, बड़ी पोजीशन ले गए। नेटो का रुकन है, ज़हन में रखें, और नेटो में और कोई मुल्क दाखिल नहीं हो सकता अगर वो स्वीडन का वीटो अपनी जगह मौजूद है। और ये गंदम की ये उनके पता नहीं कितने जहाज़ गिरा दिए पिछले 2 हफ्ते में। यूक्रेन के फौजें, वो तो यूक्रेन है ना, कहा सफ़ा नंबर 15 पे चला गया, गायब ही हो गया यूक्रेन। क्या बना यूक्रेन का? असल बात यह है कि किसी तरह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ जाए, प्रेसिडेंट बाइडन की तवज्जो सिर्फ, बाकी कौन से महाज खुले हैं, क्या हुआ है, वो ये मुल्क खुद ही निपटा देंगे। ठीक है, ये यूएस बेस को यहाँ से, ये मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ रखेंगे या यहाँ से लेके जाएंगे, इसराइल अपनी खुद डिफेंस करेगा। ये बात अब उठेगी ना कि भाई अमेरिकन कहाँ पे सो रहे थे पड़े हुए। ये जो खबर आई है ये बड़ी अजीब बात है कि अमेरिकन बेस भी मौजूद थी इसराइल में। लोग भूल गए थे वो पुराने देख के कि अमेरिकन बेस तो पहले से मौजूद है, बूट्स ऑन द ग्राउंड कौन सा आने, वो भी सो रहे थे इसराइल के साथ सतू पी के। तो अब मसला ये है कि ये जंग अगर, अच्छा वो इन्होंने उधर मारे, अच्छा यहाँ पर शदीद प्रेशर डेवलप हो गया है। जनरल सीसी, हज़ारों लोग, बहुत बड़ी तादाद में जनरल सीसी जो इजिप्ट के हैं वो भी बड़े, यानी इस वक्त उन पर प्रेशर है कि भाई ये रफ़ा खोलो ना खोलो, वो भी निकल गए। उन्होंने कहा कि हम अगर हमारी मुल्क की सरहद पे अब कोई मिसाइल गिरा तो इजिप्शियन आर्मी रिस्पॉन्ड करेगी। अब हम इजिप्शियन आर्मी रिस्पॉन्ड करेगी, इंटरनल प्रेशर है, उन्होंने कहा हम रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर। और हम देख रहे हैं कि मिसाइल कहाँ से आया। अभी तो ठीक है कि आपने कह दिया कि रेड सी से आया है, हुतीज़ का इधर उधर, हम देख रहे हैं अब यहाँ पर मिसाइल ही जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब इशू ये है सारा कि इसमें ये अमेरिकन आइसोलेशन में पहले जा चुके हैं, अमेरिका को किसी तरह आइसोलेशन से निकालना है। यूक्रेन में पहले आइसोलेशन में चले गए। ये जो 120 अरब कह रहे हैं करारदाद को, ये हमास और ये जो है ना, ये लोग हिजबुल्लाह और ये जितने, अब याद करें उसके बाद के सबसे पहली कॉल क्या हुई थी 7 अक्टूबर के बाद, सऊदी वली अहद और इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा किधर गए, उनके गए, वो बैरूत में जाके मुलाकात की, फिर उसके बाद सीरिया गए, फिर उसके बाद जो, और फिर उसके बाद वो कल हमें नज़र आए वहाँ पे मॉस्को में हमास के साथ। उसके बाद जनाब सऊदी वज़ीर ख़ारजा इंतहाई फ़ाल रहे इन तमाम दिनों में। वांग ली से उनकी गुफ्तगू हुई, फौरी तौर पे उनको चाइना ने रब्ता किया, लेवरोव ने रब्ता किया। उसके बाद वो आप देखें कि बाइडन को इनकार करना, जॉर्डन का, बाइडन को इनकार करना, जनरल सीसी की मुलाकात का, महमूद अब्बास अब जा रहे हैं मॉस्को। ये इस पूरी चीज़ में अमेरिका को बाहर किसी सूरत ये जो आइसोलेशन पहले ही मौजूद थी ना, ये मौजूद थी यूक्रेन। देखिए यूक्रेन में तो इन्वेजन हुई नहीं हुई, क्या हो रहा, फड्डा है, मतलब है कि हमारे भी पाकिस्तान के कई मुल्कों के तो वैसे ताल्लुकात यूक्रेन। ये जो गज़ा का इशू है ये प्रॉपर इंसानी बुनियाद, आप ज़रा इमेजेस देखें बच्चों की, डॉक्टर्स की, जो लोगों की, WHO, अच्छा UN को कह दें ऐसी तैसी कर देंगे, UN के हम नहीं मानते, यानी UN की करारदाद नहीं, UN के लोगों को ही नहीं मानते हम, यानी वो UN का बंदा रिज़ाइन करे, ये माहौल देखा, इन्होंने कहा चढ़ाई कर दो, जो होना है वो देखा जाएगा बाद में। और ये खबर लीक कर दी कि हमारा अड्डा नहीं था, हम सिर्फ नहीं सो रहे थे, ये अमेरिकन ट्रूप्स भी यहाँ पे बैठी हैं। अच्छा अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर अभी ज़रा खामोश है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करेगा। प्रेसिडेंट बाइडन, आज़ाद मीडिया उनका, वो बाइडन से पूछेगा कि भाई आपकी 1 मिनट, हमारी बेस काम कर रही थी वहाँ इसराइल में, कि मतलब 1 मिनट, अभी तक तो हम इसराइल को कोस रहे थे, हमारी बेस भी तो थी वहाँ पे जो 2016-17 में बनी थी, तो वो जो बेस है उसका क्या है, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी ट्रूप्स हैं, क्या है, वो क्या कर रहे थे बैठ के। इतना सा तो इसराइल है, छोटा सा,
तो वो भी हमास अंदर आ गए। अब ये वो इशू है जिसका जवाब इसराइल को नहीं अमेरिका को भी देना है, और ये अरब मुल्कों की तरफ से 22 अरब ममालिक की करारदाद से एब्सटेन करना जिन मुल्कों ने भी किया है, वहाँ पर इंडिया में मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक है, ये अरब न्यूज़ ने कहा है कि मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर रहे हो, आपकी पॉलिसी बदल गई क्या फ़लस्तीन के बारे में? अरब न्यूज़, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, अरब न्यूज़। ठीक है, IMEC शाइमेक निकालनी थी ना यहाँ से, वो भी कहीं खुकाते गई, वो तो पहले खिलाफ। ये पॉलिसी जयशंकर जी को अपनी, अब आप अमेरिका को तो उससे रखें ताल्लुकात, आप अपने अवाम के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो अमेरिकन आपकी बात सुनेंगे, वरना वो देखें वो भाई, कभी सद्दाम हुसैन भी अमेरिका के साथ था, कभी उसामा बिन लादेन अमेरिका के साथ था। आप छोड़ दें ना उनको, आप अपने पहले अवाम, पब्लिक, दुनिया की पल्स को देखें कि लोग, बच्चे वहाँ पे, औरतें वहाँ पे जुल्म, और महात्मा गांधी को कोट कर दिया उन्होंने। अरब न्यूज़ ये पूरी दुनिया में पढ़ा जाता। अच्छा, अब इशू ये, और इंडिया को मुखातिब किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को किसी को नहीं, इंडिया कि इंडिया आपकी पॉलिसी बदल। इशू ये है सारा कि अब इस पूरे कहानी में अभी तक हमास वो कह रहे हैं कि आओ। अच्छा, उनकी तरफ से जो है वो ज़ाहिर कम्युनिकेशन सिस्टम आगे पीछे दाएं बाएं, नफ्सियाती जंग, डिप्लोमेटिक जंग, बहुत बड़ी बात है। 120 बाकी गायब हो गए, अमेरिका इसराइल वीटो कर रही है, वो वांगी वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा जी, उनको दावत दे दी, चाइना वहाँ जा रहा है, क्या चाइना इन दिनों में क्या होगा? हमास के लोगों को अभी तक वो ज़रूरत नहीं है मज़ीद। 8000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं, लेकिन अब वो चूँकि ज़मीन पे गए हैं ना, तो बॉम्बिंग शायद उन्होंने बंद कर दी है वो ज़मीन पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अंदर एंटर हो गए। ये डेथ ट्रैप में इनको ये पता नहीं कि किसने इनको कहा है कि अंदर चले जाओ, टैंक्स लेके अंदर चले जाओ। अच्छा, अंदर जाके अगर ये बाहर आ जाते हैं और वहाँ से फिर कोई मिसाइल फायर होता है, तो इसका मतलब है कि ये ज़मीनी ऑपरेशन नाकाम हो गया। तो इनको तो बाहर सूरत अपने यरगमाली भी निकालने हैं, हमास को भी ख़त्म करना है, जो है सुरंगें भी ख़त्म करनी है, और फतह के झंडे लगा के वहाँ पर बाहर आना है। वो क्या होगा, कब तक होगा? वो देखें, वो तो अंदर चले गए हैं ना, अब बाहर थोड़ी आएंगे। आप बाहर आए और साथ ही वो 4 पटाखे फिर चला दें वहाँ से। कतर की पोजीशन, कतर बात कर रहा था बीच में अमेरिका के साथ, अमेरिका ने कतर को डाला हुआ था कि हमास से अब बात करें, ये रमाली छोड़ें। ठीक है, और ये एड वगैरह सारी रुकी हुई है इस वक्त, लेकिन अब तो ब्लैकआउट कर दिए टोटल। तो अभी जंग किस तरफ जाती है, कहाँ जाती है, ये ट्रैप जो है ये इसराइल, और ये बात आना कि अब प्रेसिडेंट बाइडन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, और वो इस मरहले पे उनको पता है कि मैंने किसी तरह से चाइना के साथ मामला जो है ना, चाइना, और यकीनन एक बात, 10 घंटे मुलाकात हुई है जैक सुलिवन के साथ, 1 ब्लिंकन के साथ 2 मुलाकातें, बाइडन के साथ टोटल ड्यूरेशन जो वांगी की मुलाकातें हुई हैं, बाकी मीडिया से तो बात नहीं की। उनकी मुलाकातें 10 घंटे हुई हैं वाशिंगटन DC में, इन 3 शख्सियात के साथ 10 घंटे की ड्यूरेशन पे मुलाकातें हुई हैं चाइना के वजीर खारजा की। तो इशू ये है कि उसमें ताइवान भी डिस्कस हुआ होगा, उसमें यूक्रेन भी डिस्कस हुआ होगा, उसमें मिडिल ईस्ट भी डिस्कस हुआ होगा। ये जो करारदादें सारी पेश हो रही थी, तो चाइना साथ था ना, चाइना रशिया से, अच्छा आप हमारी करारदादें वीटो कर रहे हैं, अच्छा तो फिर उसके बाद वो कि आप आ जाएंगे किसी तरह चाइना के प्रीमियर को तो यहाँ पर तशरीफ़ लें अगले महीने, तो वो अगले महीने आते हैं। लेकिन अभी तक ये इसको यहाँ पर अगर तो अमेरिकन ने नेतन्याहू को कहा कि आप बाहर निकल जाएँ, और उसकी फेस सेविंग दी कि भाई ऐसा है कि वो यरगमाली वगैरह छोड़ रहे हैं और आप निकलें, और ये ग्राउंड ऑपरेशन आप बंद करें, और ये प्रेशर है, ये मुजाहरे हमारे यहाँ भी शुरू हो गए हैं, बाहर भी शुरू हो गए हैं, अरब ममालिक हैं आगे पीछे, इससे पहले कि सफ़ीरों को निकालना शुरू करें, मसाइल और ख़राब हों, आप जो हैं वो यहाँ से वही जो करारदाद है बड़ी क्लैरिटी के साथ है ना कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड खोलें और यरगमाली जवाब में छोड़ रहे थे, ये सारे ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इसको बंद करें। ग्राउंड ऑफेंसिव अगर बंद होता है तो उसके बाद मतलब है कि फिर कहाँ इसराइल कहाँ पे पोजीशनिंग कहाँ पे होगी उसकी, और अमेरिका अपनी इस बेस को तो ख़त्म करेगा, फौरी तौर पे गायब भी कर देगा कि वजूद ही नहीं था कोई बेस का, क्योंकि ये बेस की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ये बेस किधर गई, जिसका इफ्तिताह हुआ था 2017 में वॉइस ऑफ अमेरिका में, और हर जगह कोर्ट हुआ था। तो देखें अगले 24-48 घंटों में ये चीज़ें, ये मामला कहाँ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये कि अब ये कहते हैं इनफ इज़ इनफ, काफ़ी कुछ हो गया। सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी न्यूयॉर्क में अभी तक, उनकी जॉर्डन के, इजिप्ट के, बाकी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हो रही है, और बड़ा प्रोएक्टिव रोल सारे ममालिक, और मैं तो स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय मुल्कों पे और मगरबी मुल्क जो हैं वो अपने पब्लिक की पल्स समझ रहे हैं इस वक्त इंसानी बुनियादों। वो कह रहे हैं कि इसको बंद करें और ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएँ,
और ये टू स्टेट सॉल्यूशन जो है इसके बाद इसका पॉलिटिकल डायलॉग होगा। मिलिट्री ऑफेंसिव तो ना कभी कामयाब हुआ है, ना कभी कहाँ पे कामयाब हुआ है। लिबिया में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, इराक में हुआ है, कहाँ हुआ है कभी। और उसका तो अल्टीमेटली ये लेबनान में चली गई थी पूरी फौज, फिर बाहर निकली थी। तो ये माजी से सबक अगर नहीं सी, ये ऐसा इशू नहीं है कि इसको ये एक बस एक आप समझें कि इसके हाँ शहादतें कितनी होती हैं, किस कंडीशन के ऊपर ही सीज़ फायर होता है, आगे क्या होता है ये अब देखना है। लेकिन ये है कि इसमें हमास जो है वो अपनी प्लानिंग के साथ बैठी है और वो कह रही है कि ये जितनी देर ये फ़ौज जितना आगे आएगी उतनी जल्दी उतनी तेज़ी के साथ हज़म हो जाएगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अलानी के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।